जय हिंद दोस्तों। आज के इस सेल पार्ट 5 के लेक्चर में हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण जिसका फीचर है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे और इसके फंक्शंस को, स्ट्रक्चर्स को समझेंगे और समझने की कोशिश करेंगे ताकि ये चीज़ें हमें समझ में आए। आइए हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया पर आते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया का फिगर मैंने बोर्ड पर बना रखा है आपको। आप में से बहुत लोग जानते होंगे कि ये एक पावर हाउस ऑफ सेल है, यहाँ से ऊर्जा हमें मिलता है। लेकिन ये ऊर्जा किस माध्यम से मिलता है ये चीज़ें हमें उतने क्लियर नहीं होती, जिसका रेस्पायरेशन से भी कुछ संबंध है। तो इन्हीं सारे सिलसिलों में हम लोग आज इस पर जिक्र करेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया भी, मेरी बातों को आप लोग ध्यान से सुनते जाइएगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया भी बाकी कोशिकांगों की तरह, जो कोशिकांग जैसे न्यूक्लियस है या सेल मेम्ब्रेन है, तो इनके ऊपर भी दोहरी झिल्ली होता है, एक आउटर मेम्ब्रेन और एक इनर मेम्ब्रेन। तो देखिए मैंने एक फिगर बोर्ड पे बना के रखा है माइटोकॉन्ड्रिया का, जो सेल के अंदर का कोशिकांग है। और ये हमें कहाँ प्राप्त होता है? तो ये हमें प्राप्त होता है साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म मतलब कोशिका द्रव्य में। ये कोशिका द्रव्य में मिलने वाला एक कोशिकांग है जो बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य हमारे लिए करता है। एक बात और आप ध्यान में रखिएगा बच्चों कि साइटोप्लाज्म में सबसे बड़ा कोशिकांग अगर आपसे पूछा जाए तो आप प्लास्टिड देंगे। प्लास्टिड में क्लोरोप्लास्ट मतलब लवक को आप आंसर क्लिक करेंगे। अगर सेल को डिफर कर दिया जाए, मतलब डिस्टिंग्विश कर दिया जाए कि नहीं एनिमल सेल के साइटोप्लाज्म में बता दीजिए, तो साइटोप्लाज्म ऑफ एनिमल सेल। तो जब एनिमल सेल का साइटोप्लाज्म होगा तो वहाँ पर आपका जो सबसे बड़ा कोशिकांग है वो आ जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। कोई दिक्कत? लेकिन अगर सेल का डिस्कस नहीं है प्रश्न में और आपसे पूछ रहा है कि साइटोप्लाज्म में सबसे बड़ा कोशिकांग बता दीजिए, तो आप प्लास्टिड पर आंसर करिएगा। साइटोप्लाज्म में ध्यान से इन चीज़ों को देखिए आप। अगर बात आ जाए कि सेल में, तो सेल में सबसे बड़ा कोशिकांग यानी ऑर्गेनेल्स जो आपका हो जाता है वो आपका हो जाता है न्यूक्लियस। समझ में आ रहा बच्चों? यहाँ प्रश्न को गलत नहीं करना है, आपको अच्छे से समझना है, प्रश्न गलत नहीं करना है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शंस पे आते हैं हम लोग कि माइटोकॉन्ड्रिया भी दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ एक कोशिकांग, एक ऑर्गेनेल्स है जो हमारी कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में मौजूद होता है। और सेल के फंक्शंस के अनुसार इनकी संख्याएं अलग अलग होती हैं। अर्थात कोशिका के कार्य के अनुसार, कोशिकाओं के कार्य के अनुसार इनकी संख्याएं भिन्न भिन्न प्राप्त होती है। एज़ फॉर एग्ज़ाम्पल कि यदि हम स्पर्म सेल की बात करें, अब ऐसा क्यों होता है, ये बात की बात है बच्चों कि स्पर्म सेल में 20 to 25 माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद पाए जाते हैं। वहीं लीवर सेल में अगर बात हो तो लगभग 400 से 600 या और भी डिफ़र हो सकता है, मतलब 500,000 के आसपास यहाँ लीवर सेल्स में मौजूद होते हैं। वहीं किडनी की बात हो, रेनल की बात हो, तो यहाँ 300 से 400 माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होते हैं। तो आप देख रहे हैं कि आपके अपने शरीर या बॉडी के अंदर सेलों के अपने ऑर्गेनाइजेशंस और बनावट के हिसाब से, उनके फंक्शंस के हिसाब से, उनके कार्य के हिसाब से आपके सेल के अंदर मौजूद ऑर्गेनेल्स, विशेषकर माइटोकॉन्ड्रिया भी जगह जगह पर डिफ़र करता है। अब ये डिफ़र क्यों करता है, ये डिफरेंस क्यों है, इसकी जिक्र हम लोग इसी क्लास में आज करेंगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया आपकी दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। इसको जो सबसे पहले जिसके बारे में जिस वैज्ञानिक ने बताया, उस वैज्ञानिक का नाम था कॉलिकर। अर्थात कॉलिकर ने सबसे पहले इसको कीटों में देखा। इसका जो नामकरण है कि भाई नाम किसने दिया, तो नाम एक बेंडा नामक वैज्ञानिक ने दिया। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया का खोजने का अगर श्रेय पूछ दे आपसे, तो खोजने का जो श्रेय जाता है वो खोजने का श्रेय
खोजने का श्रेय अल्टमैन प्लस फ्लेमिंग। आ रही है बात बच्चों समझ में? तो ये 3-4 चीज़ें हैं, इसको आप अपने दिमाग में रखिए कि कॉलिकर ने पहले देखा, फिर बेंडा ने इसका नामकरण किया। खोजने का श्रेय अगर प्रश्न में पूछते तो खोजने का श्रेय हमें अल्टमैन और फ्लेमिंग के नाम पर जाता है। वहीं अल्टमैन ने इसका एक और नाम दिया था, तो अल्टमैन ने जो इसका नाम दिया था, तो अल्टमैन ने इस माइटोकांड्रिया को बोला था बायोप्लास्ट। क्या बोला था? तो अल्टमैन ने इसको बोला था बायोप्लास्ट। माइटोकांड्रिया के लगभग एक रफ फिगर मैंने बोर्ड पे ड्रॉ करके रखा है ना, ताकि बारिश होते रहे। तो ये जो फिगर बना हुआ है उसमें जो जेली टाइप का जो यहाँ फ्लूइड्स जो भरे होते हैं इनके अंदर, उसे हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं। और ये जो उंगली नुमा जो स्ट्रक्चर ऊपर उठी हुई होती है, इस उंगली नुमा जो स्ट्रक्चर ऊपर उठी हुई है, इसे हम लोग क्रिस्टी कहते हैं। और इस उंगली नुमा स्ट्रक्चर जो ऊपर उठा हुआ है उस पर आप ध्यान से देखिए, एक रैकेट नुमा फिगर बना हुआ है, इसे हम लोग ऑक्सीजोम कहते हैं। और ये फोल्डिंग बहुत ज़्यादा मौजूद है इसमें। तो कहीं ना कहीं ये जो फोल्डिंग इतने मौजूद हैं वो सरफेस एरिया इंक्रीज़ करने में मदद करते हैं। तो माइटोकांड्रिया के इनर वाले मेम्ब्रेन में सरफेस एरिया इंक्रीज़ करने में जब मदद करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ में ज़्यादा रोल प्ले करते होंगे। आ रही बात समझ में? तो बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ में ये ज़्यादा रोल प्ले करते होंगे, है ना। तो माइटोकांड्रिया का जो मेन फंक्शंस है उन फंक्शंस को आप समझिए, है ना। ये तो बात थी कि इसके खोजकर्ता और इसके स्ट्रक्चर्स को हम लोगों ने देखा, है ना। वहीं एक चीज़ और देखिएगा कि जो माइटोकांड्रिया है ये बड़ा मतलब एक अलग सा दिखता है आपके सेल के अंदर। इसके जो फीचर हैं ये फीचर बैक्टीरिया टाइप से मिलते जुलते हैं। कैसे? तो प्रोकैरियोटिक सेल में हम लोग ने देखा था कि जो डीएनए मिलता है प्रोकैरियोटिक सेल में, जो डीएनए आरएनए वगैरह होता है, तो जो डीएनए होता है प्रोकैरियोटिक सेल में, तो प्रोकैरियोटिक सेल में जो डीएनए होता है वो डीएनए ओपन इंडेड ना होकर एक सर्किल टाइप का, वो सर्किल कोई ज़रूरी नहीं है कि एकदम रेगुलर सर्किल हो, बिल्कुल शेप में हो, तो एक सर्किल टाइप का कुछ इस तरीके से, मतलब इस तरीके से लूप में क्लोज्ड होता है। तो ये जो फीचर है जो हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल में देखते हैं, ये फीचर आपको माइटोकांड्रिया के अंदर देखने को मिलता है। चूँकि माइटोकांड्रिया का अपना डीएनए और आरएनए होता है, तो माइटोकांड्रिया का अपना डीएनए और आरएनए होता है, तो अधिकांशतः जो प्रोटीन बनाना है ये अपना बना लेते हैं। क्योंकि मेन आपके शरीर के अंदर प्रोटीन ही है जो अमीनो एसिड से फिर पेप्टाइड, पेप्टाइड से पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड से प्रोटीन का जो निर्माण होता है, जो हमारे शरीर को अलग अलग कोडिंग करते हैं, मैसेजिंग करते हैं कि कौन सा फंक्शंस आपका कैसा वर्क करेगा। तो डीएनए प्लस आरएनए होने के कारण माइटोकांड्रिया क्या करता है कि अपना अधिकांशतः प्रोटीन खुद बना लेता है। लेकिन कुछ ऐसे भी प्रोटीन्स होते हैं जिसके लिए इसे अपने सेल के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। इसलिए इसे कभी कभी हम लोग सेमी ऑटोनोमस ऑफ सेल भी कहते हैं। बाबू ध्यान दीजिएगा, सेमी ऑटोनोमस ऑफ सेल मतलब पूर्ण रूप से स्वतंत्र तो नहीं है ये, लेकिन आधा है। मतलब कुछ काम ये अपने से कर लेता है, कुछ क्या बहुत कुछ काम ये अपने से कर लेता है, कुछ ही काम के लिए सेल पर निर्भर रहता है। तो भाई इसे हम लोग सेमी ऑटोनोमस सेल भी बोलते हैं और इसे हम लोग पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं। अब पावर हाउस ऑफ सेल क्यों कहते हैं उसे हम आएंगे उस पर। इसे हम लोग पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं क्योंकि यहीं से ऊर्जा हमारे शरीर में प्राप्त होता है, ऊर्जा हमारे शरीर में यहीं से प्राप्त होता है। तो फिर इस पर है कि जो ये प्रोकैरियोटिक की तरह इसमें जो डीएनए मौजूद होते हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि ये पहले अलग हों, प्रोकैरियोटिक के फॉर्म में हो, बाद में सिम्बियोसिस रूप में इनका एक संपर्क बना हो और सेल के अंदर आ गए हों और यूकैरियोटिक में इन कर गए हों।
तो उन सारी चीज़ों पे हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोग बस जितना हमारे एग्ज़ाम से संबंधित है चीज़ें जो हमें लॉजिकली समझ में आ जानी चाहिए हम वहीं पर रहेंगे। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको ये बताया था कि हमारे शरीर के अंदर या किसी भी जीवों में अलग अलग सेल के अंदर जो नंबर ऑफ माइटोकांड्रिया है वो जिक्र कर रहे थे हम लोग कि ये माइटोकांड्रिया जो है इसके अंदर डीएनए और आरएनए अपने मौजूद होते हैं और इनके जो फीचर होते हैं वो कहीं ना कहीं प्रोकैरियोटिक से मिलते जुलते हैं, या ये पहले प्रोकैरियोटिक ही थे, बाद में यूकैरियोटिक के हेल्प में या उनके सिम्बियोसिस में आ गए। ठीक है, तो इनका फीचर आपको प्रीकैरियोटिक के रूप में या उनके जैसा लगता है। अब इसके जो कार्य हैं वो मुख्यतः कौन से इसके फंक्शंस हैं, उन फंक्शंस पे हम आते हैं, उस फंक्शंस को समझते हैं। तो अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि इसे हम लोग, एक तो मैंने बताया कि पावर हाउस ऑफ सेल इसको बोलते हैं, दूसरा बताया कि सेमी ऑटोनोमस ऑफ सेल इसको बोलते हैं, क्यों बोलते हैं उसके बारे में मैंने बताया। तीसरा इसको कहते हैं कि भाई श्वसन स्थल है, ये श्वसन स्थल। तो श्वसन स्थल कौन सा है? तो कोशिका के अंदर श्वसन स्थल माइटोकांड्रिया ही होता है, अर्थात मेनली जो रेस्पायरेशन का पूरा फंक्शंस होता है वो पूरा फंक्शन यहीं आकर होता है। तो इसका जो मेन फंक्शन है, इसके जो मेन फंक्शन है किसके? माइटोकांड्रिया के, उसको समझिए आप। तो मेन फंक्शंस क्या है उसको समझिए। तो इनके जो मेन फंक्शन है उसमें पहला ये है कि ये कार्बनिक पदार्थों को ऑक्सीडाइज्ड करता है और ऑक्सीडाइज्ड करके ऊर्जा देने का काम करता है, अर्थात इसी प्रोसेस को हम लोग श्वसन कहते हैं। श्वसन किसे कहते हैं? तो जब फूड मटेरियल्स हमारे कोशिकाओं के अंदर ऑक्सीकृत हो और कोशिकाओं के अंदर माइटोकांड्रिया में ऑक्सीकृत हो, इस प्रोसेस को हम लोग श्वसन कहते हैं। यही कारण है कि श्वसन को हम लोग कभी कभी सेल्यूलर अर्थात कोशिकीय श्वसन भी कहते हैं। तो क्यों कोशिकीय श्वसन कहते हैं? क्योंकि कोशिकीय श्वसन इसलिए कहते हैं क्योंकि श्वसन का मेन प्रोसेस, पूरा प्रोसेस होता कहाँ है? कोशिका के अंदर होता है। ध्यान से समझिएगा बातों को। तो इसका जो पहला फंक्शन होता है वो क्या होता है कि कार्बनिक पदार्थों को क्या करता है ये, अब मैं पूरा लिखूंगा नहीं, कार्बनिक पदार्थों को ऑक्सीडाइज्ड करता है और ऑक्सीडाइज्ड करके तथा ऊर्जा देता है। आ रही बात समझ में? दूसरा जो काम इसका ये है कि जो ऊर्जा मिलता है, जो एनर्जी यहाँ से मिला, उसे ये एटीपी के फॉर्म में रखता है ना। समझेंगे एटीपी क्या है? एटीपी के फॉर्म में रखता है और समय समय पर कोशिका को एनर्जी देने का काम करता है ताकि कोशिका अपना नया कोशिकांग या जो जीव द्रव्य या मटेरियल बनाना हो वो संश्लेषण बना सके। तो इनके ये दो काम मेनली होते हैं, ठीक है। और ये दोनों काम एक ही बिना एक नहीं हो सकता, क्योंकि एनर्जी कब मिलेगा? जब ये कार्बनिक पदार्थ ऑर्गेनिक मटेरियल्स ऑक्सीडाइज्ड हो। तो श्वसन का जो मेन फंक्शंस होता है इसी माइटोकांड्रिया में आकर होता है, ठीक है। तो माइटोकांड्रिया में ही आकर श्वसन का मेन फंक्शन होता है। अब मैंने कुछ देर पहले आपको जो बात बताई थी, ठीक, कि डिफर करता है, नंबर ऑफ माइटोकांड्रिया सेलों के हिसाब से डिफर करता है। तो इसलिए डिफर करता है बाबू कि ये जो श्वसन है, रेस्पायरेशन की मदद से हमें एनर्जी प्राप्त होता है, और जब एनर्जी प्राप्त होगा तब तो हम कोई एक्टिविटी करेंगे। तो जिस सेल की, ध्यान से समझिए, क्योंकि एक्टिविटी करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए, और एनर्जी हमें कब मिलेगा? जब हमारा रेस्पायरेशन प्रोसेस पूरा हो। और रेस्पायरेशन प्रोसेस कहाँ पूरा होगा? आपके माइटोकांड्रिया में होगा। तो जब माइटोकांड्रिया पूरा करेगा तभी तो हमें एनर्जी मिलेगा, और तभी तो हम अपना एक्टिविटी पूरा करेंगे। तो जिस सेल की एक्टिविटी जितना ज़्यादा होती है, ठीक, उस सेल या उस समूह में माइटोकांड्रिया का नंबर उतना ही ज़्यादा होता है। ये एक लॉजिक है, इसको समझिए। जैसे मैंने आपको क्या बताया कि आपके शरीर में एक हार्ट मसल सेल है,
तो हार्ट मसल सेल्स क्या करता है? हार्ट मसल्स, तो हार्ट मसल्स ऐसा है जो कभी रेस्ट नहीं करता। तो जब रेस्ट नहीं करता है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ माइटोकांड्रिया होंगे वो ज़्यादा होंगे, क्योंकि इनकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक, तो हम एक बात यहाँ से डिस्कस करके ला सकते हैं, ठीक, कि मेटाबॉलिक एक्टिविटी जितना ज़्यादा होगा उसी हिसाब से नंबर ऑफ माइटोकांड्रिया भी होगा, है ना। कॉमन रूप से आप इस बात को याद रखिएगा कि मसल्स में नंबर ऑफ माइटोकांड्रिया बाकी सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि इनके कार्य अपने एक अलग है जो हमेशा करते रहते हैं, यहाँ पूरा फंक्शन होता है। ठीक, तो नंबर ऑफ माइटोकांड्रिया डिफर करता है, ये बात आपको समझ में आई। अब जो हम लोग आते हैं इस पॉइंट पे कि रेस्पिरेशन यानी श्वसन को समझते हैं, क्योंकि श्वसन को समझेंगे तो माइटोकांड्रिया हमें समझ में आएगा कि माइटोकांड्रिया का भाई ये मेन काम है ना, इसके मेन कार्य वही है। ठीक, तो बेसिकली क्या है कि हम लोग श्वसन को गलत कभी कभी समझ लेते हैं कि श्वसन क्या है। तो दो वर्ड होता है, एक सांस लेना छोड़ना, और दूसरा होता है श्वसन। ध्यान से समझिएगा बात को, है ना। माइटोकांड्रिया के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, है ना। तो जो सांस लेना और छोड़ना है ये एक यांत्रिकी कार्य है, मैकेनिकल कार्य है। यांत्रिकी कार्य अर्थात मैकेनिकल वर्क है, आप सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं। लेकिन आपका जो श्वसन है, रेस्पिरेशन है, ये एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। ये क्या है? बायोकेमिकल प्रोसेस है, अर्थात यहाँ पर केमिकल एक्टिविटीज़ यानी केमिकल कंपोजिशंस होता है, यहाँ रिएक्शन होता है। यहाँ रिएक्शन नहीं होता, ये एक फिजिकल आपका एक मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ है जिसमें आप सांस लेते और छोड़ते। हाँ, एक बात है कि श्वसन का एक पार्ट है सांस लेना और छोड़ना, क्योंकि सांस हम लेंगे तो ऑक्सीजन हमारे अंदर आएगा और ब्लड सेल्स के माध्यम से, उसके वेसल्स के माध्यम से हमारे सेल तक पहुंचेगा, और सेल तक पहुंचेगा तो फिर वहाँ डिफ्यूज़न के माध्यम से, जो ऑलरेडी मैंने पहले क्लास में डिस्कस किया है, उसके बाद वो सेल के अंदर इंटर करेगा, और इंटर करेगा तो माइटोकांड्रिया उसको लेकर ऑक्सीडाइज करेगा। तो कहीं ना कहीं श्वसन के पार्ट के रूप में ये है, लेकिन सांस लेना और छोड़ना एक मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ नहीं है। ठीक, लेकिन वहीं श्वसन क्या है आपका? केमिकल प्रोसेस है, बायोकेमिकल प्रोसेस है, ये केमिकल एक्टिविटीज़ है। यहाँ रासायनिक क्रियाएं होती हैं, और रासायनिक क्रियाएं होने के बाद चूँकि आप जानते हैं कि श्वसन में क्या होता है, तो साधारण से भाषा ये समझे कि श्वसन में क्या होता है कि हमारे पास जो भोजन होता है, हमारे शरीर में जो हम लोग भोजन लेते हैं, इंजेक्शन करते हैं, इस भोजन को ऑक्सीजन के साथ, हम यहाँ इक्वेशन बैलेंस नहीं कर रहे हैं, सिंपली आपको समझा रहे हैं। जब श्वसन में आएंगे तो इस चीज़ को समझेंगे। ऑक्सीजन के साथ मिलकर इसे तोड़कर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी देने का काम करता है। आ रही बात समझ में? तो मेनली श्वसन यही काम करता है कि जो आपने ऑर्गेनिक मटेरियल्स जो आप फूड के रूप में लिए हैं उसको ऑक्सीजन के साथ मिलकर ये क्या कर दे? एनर्जी आपको दे। यही एनर्जी हम लोग एटीपी में काउंट करते हैं। एटीपी मतलब एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। आ रही है बात बाबू समझ में? ठीक, यही एटीपी में हम लोग काउंट करते हैं, और इसीलिए इस एनर्जी को जिस एटीपी में काउंट करते हैं इसलिए हम इसे करेंसी ऑफ सेल कहते हैं, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। अर्थात सेल के अंदर एनर्जी का यूनिट कौन होता है भाई? तो सेल के अंदर एनर्जी का जो यूनिट होता है, जिसमें हम लोग मेज़र करते हैं, वो है हमारा एटीपी। बात आ रही समझ में? तो श्वसन के प्रोसेस में यही होता है, और ये होता कहाँ है श्वसन? तो ये श्वसन हमारे माइटोकांड्रिया के अंदर सफल होता है। ठीक है, तो ये माइटोकांड्रिया के मेन फीचर हैं, ये उसके मेन वर्क है। अगर ये ना हो तो श्वसन का सेल का मेटाबॉलिक एक्टिविटी बिगड़ जाएगा, क्योंकि ऊर्जा जब नहीं मिलेगी तो आपका शरीर क्या होगा?
कमज़ोर पड़ेगा तो बॉडी आपका डेथ करेगा। तो हम लोगों ने यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें सीखी, जिसमें हम लोगों ने सीखा कि पावर हाउस ऑफ सेल इसको क्यों कहते हैं, फिर इसको सेमी ऑटोनोमस क्यों कहते हैं, फिर रेस्पायरेशन का ये मेन स्थल है जहाँ फंक्शन होता है रेस्पायरेशन, फिर इसे श्वसन स्थल भी कहते हैं। फिर मैंने कहा कि एनर्जी का यूनिट एटीपी में हम लोग मेजर करते हैं, या इसे करेंसी ऑफ सेल भी हम लोग कहते हैं। हमारी बात समझ में? ठीक, तो इतना सारा चीज़ हमारे एक माइटोकांड्रिया से संबंधित होता है। बात आ रही है समझ में बाबू? ठीक है, तो ये माइटोकांड्रिया का जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है माइटोकांड्रिया, क्योंकि बार बार प्रश्न यहाँ से बनता है, तो इसे हमें समझना जरूरी था, है ना। श्वसन में जब हम आएंगे तो फिर ये समझेंगे कि श्वसन में दो तरह का श्वसन होता है, एक जिसको हम लोग एरोबिक बोलते हैं और दूसरा जिसे हम लोग अनएरोबिक बोलते हैं। तो इससे जब हम लोग श्वसन में आएंगे, रेस्पायरेशन के पूरे चैप्टर में आएंगे, तो पूरे विस्तार रूप से हम लोग रेस्पायरेशन को समझेंगे, है ना। लेकिन ब्रीफली आप एक चीज़ याद रखिएगा कि जो क्रेब्स साइकिल है वो रेस्पायरेशन से संबंधित है। जो क्रेब्स साइकिल वो किससे संबंधित है? रेस्पायरेशन से। और जो कैल्विन साइकिल है ये आपका फोटोसिंथेसिस से संबंधित है, क्योंकि कभी कभी प्रश्न आपके एग्ज़ाम में यहाँ से आ जाते हैं। फिर ये क्या होता है, ये दोनों हम लोग जब अलग अलग आएंगे फोटोसिंथेसिस और रेस्पायरेशन में, श्वसन में, तो इन चीज़ों को हम लोग बखूबी समझेंगे। फिलहाल इतना आप चीज़ों को समझिए कि जो माइटोकांड्रिया का जो फंक्शंस है, जो इनका स्ट्रक्चर है और जो इनमें डीएनए और आरएनए मिलते हैं, है ना, उन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने एक साधारण रूप से डिस्कस किया था। यहाँ से आपको चीज़ें समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो बाकी की जो डिस्कस है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि आज थोड़ा ज़्यादा गर्मी की वजह से क्लास को ड्रॉप करना पड़ रहा है। बाकी आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद। सब लोग अपना